गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज मैं जो भी बोलूंगा ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है, एकदम फॉलो कीजिएगा। आज से आपको सुबह उठते के साथ ही पहला वर्ड निकलना चाहिए आई एम ए CMA, IMA। और सोने से पहले आप बोलोगे आई एम ए CMA। दिन में 2 बार तो एकदम जरूर से बोलना, और तब तक बोलना है जब तक आप फाइनल एग्जाम पास नहीं कर जाते या आपके पास मेंबरशिप नहीं आ जाता, तब तक आपको ये बोलना ही बोलना है। CMA आपका एम होना चाहिए, ड्रीम नहीं, क्योंकि एम अचीव किए जाते हैं, ड्रीम तो सपने तो सिर्फ देखे जाते हैं। CMA आपका एम होना चाहिए, सपना नहीं। अभी भी बोल रहा हूं मैं, CMA आपका एम होना चाहिए, सपना नहीं, क्योंकि एम अचीव किए जाते हैं, सपने तो सिर्फ देखे जाते हैं। याद रखिएगा। और एक बात बता रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरे पास बहुत बच्चों का फोन आया कि मेरा सर अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया है। मैं खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये CMA एग्जाम का। मेरा CFR का पेपर, अकाउंट्स का पेपर फाइनल का, मैं जब पेपर देखा, मैं देख के बहुत टफ पेपर आया था मेरे समय, अकाउंट्स का बहुत टफ पेपर आया था। पेपर देख के मैं देखा, मेरे को सिर्फ 35 मार्क्स का आता है और कुछ भी नहीं आता। सिर्फ 35 का मार्क आता है और 65 में हमको 0% आता है, कुछ नहीं आता है। फिर मैंने ईमानदारी से एकदम पूरा 35 नंबर का लिखा, और जैसे टीचर ने समझाया था कि क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइएगा, बाकी 65 नंबर का भी वैसे ही लिखा। एकदम नर्वस नहीं हुआ एग्जाम में। मेरे को 35 आता है, ठीक है, जैसा मेरा टीचर ने सिखाया था, एकदम नर्वस नहीं होना है मेरे बच्चे। एकदम मैं नर्वस नहीं हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस रखा, मेरे को आता है, और आराम से 35 नंबर का ईमानदारी से लिखा, और 65 नंबर भी पूरा ज्ञान दे के आया अच्छा से। और उसके बाद पेपर देने के बाद मैं बस ऊपर देखा और एक ही बात बोला कि मैं 3 महीना पूरा ईमानदारी से पढ़ा हूं, कोई भी कंजूसी नहीं किया पढ़ाई में, मुझसे जितना इनपुट बना मैंने दिया है। बस तुझ पे ये भरोसा है कि मैंने अपने ईमानदारी का फल, जो मेरा ईमानदारी का फल मुझे तू जरूर देगा। और ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, यदि आप कोई भी चीज पूरी मेहनत से करते हो, ईमानदारी से करते हो, ऊपर वाला उसका फल आपको 100% देता है। ये लिख लीजिए आप। और मैं जब रिजल्ट देखा मेरा 55 मार्क्स आया और मैं पास हो गया। यही मैं अभी भी बताता हूं, एग्जाम का आउटपुट रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, पेपर जैसा आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है। मेरा फर्ज अभी एज ए स्टूडेंट एग्जाम के प्रति मेरे को पूरा हार्ड वर्किंग करना है, जितना मेहनत कर सके दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पेपर खराब हो गया तो दूसरा पेपर खराब हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाता है। उस पे भी तो, भगवान पे भी तो कुछ भरोसा रखिए कि मेहनत का फल मिलेगा। और आप यदि ईमानदारी से पढ़े हैं, पेपर कैसा भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% आप CMA बनेंगे, 100% इंटर या फाइनल का एग्जाम पास करेंगे। अभी भी बताता हूं, जितना मेहनत कर सके कीजिए। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट खराब चल गया उसके चक्कर में सारा पेपर में आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो भी नहीं देगा साथ, क्योंकि तुम खुद अपना साथ नहीं दे रहे हो पढ़ाई करके, तब उससे भी एक्सपेक्टेशन करना खराब है। ध्यान से सुनिए, एक अच्छी सी छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, कुछ बोल रहा हूं आपको। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं अमेरिका की एक लड़की की, जिसका नाम था विल्मा। वो बचपन से ही उसको पोलियो था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, पोलियो के साथ बड़ी हुई, और उसने बचपन से ही सोच लिया कि मुझे ओलंपिक में जाना है। तो वह डॉक्टर के पास गई कि सर मुझे ओलंपिक में जाना है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उससे डिस्कस करना था। तो डॉक्टर के पास जब गई, तो डॉक्टर को जब ये बोली, तो डॉक्टर उसको बोलता है, आप ये उल्टा फुल्टा सपना देखते क्यों हो? आप चल नहीं सकते ठीक से, आप दौड़ोगे बोलते हो ओलंपिक में, आप पागल हो क्या? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनिए। सर ये मेरा सपना नहीं है, मेरा एम है, और इसे तो मैं अचीव करके रहूंगी, और पूरी मन की शक्ति के साथ जितना एफर्ट हो सके मैं दूंगी। ध्यान से सुनिएगा। उसकी मां ने कहा, बच्ची की मां ने कहा, हाँ बेटी तुझसे होगा, तू ओलंपिक में जाएगी,
तू बस मेहनत कर, तुम्हारा फर्ज है इनपुट देना, जितनी मेहनत हो सके कर, आउटपुट कोई और जरूर देगा। यदि तुमने इनपुट अच्छा दिया है, वो आउटपुट तुमको अच्छा, गोल्ड है जो तुमको अच्छा आउटपुट देगा, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। उस लड़की ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और पूरा ऐसा मेहनत किया कि उसने गोल्ड लेके आया, ओलंपिक जीत गई। तो आज भी बोलते हैं तुम्हारा फर्ज है इनपुट अच्छा देना, आउटपुट किसी और पे भरोसे छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और वो भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा, वो हमेशा सही करता है और आपको आपका इनपुट का फल 100% मिलेगा। अभी भी बोलते हैं पेपर जैसा जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईमानदारी से 8 दिन पढ़ लीजिए, और 8 ही दिन तो पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ लीजिए, जितना आउटपुट हो सके दे दीजिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप, अब एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। CMA फाइनल VBI क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो जितना VBI क्वेश्चन है मैं करा रहा हूं, ध्यान से कि क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, आपको निकालना है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, इतना सारा सप्लाई दिया हुआ है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। ये शीट्स आपको दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अटैचमेंट मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, टेक्स्ट में एकदम थ्योरी क्वेश्चन, मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है और मेरा एमसीक्यू का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत कंसेप्चुअल एक एक चीज को टेक्स्ट का डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पहले वो देखिएगा फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। टर्नओवर मतलब होता है, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब होता है सारा आउटवर्ड सप्लाई, जितना आउटवर्ड सप्लाई आपको दिखे डाल दीजिएगा, इनवर्ड सप्लाई को छोड़ के जितना आउटवर्ड सप्लाई दिखे सबको ऐड कर दीजिएगा। और टैक्सेशन को ऐड नहीं करता है, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई, जितना प्रकार का आउटवर्ड सप्लाई है सब ऐड कर दीजिएगा। देखिए जैसे इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, ये आउटवर्ड सप्लाई 20 लाख जोड़ दीजिए। इंटरस्टेट सप्लाई एजेंटेड गुड का सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई है, एजेंटेड गुड का सप्लाई ये जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिए। ये टैक्सेबल सर्विस इसको भी जोड़ दिए, जितना आउटवर्ड सप्लाई और गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई और गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों जोड़ दीजिएगा। फिर इंटरस्टेट जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ये भी जोड़ दिए, तो 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 4 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये भी जोड़ दीजिए। मतलब समझ रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई में एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसको भी जोड़ देंगे, नील रेटेड जो हो रहा है उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, और जो एजेंटेड हो रहा है वो सप्लाई भी ऐड हो जाएगा, तो सारा ऐड, ये चारों ऐड। आप देखिए लास्ट में इंटरसेट इनवर्ड सप्लाई, देखिए हमेशा बोलते हुए आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई को जोड़ना है। आउटवर्ड सप्लाई में आउटवर्ड सप्लाई नहीं लिखा रहता वर्ड में, लेकिन इनवर्ड सप्लाई में मेंशन इनवर्ड सप्लाई वर्ड, तो इनवर्ड सप्लाई लिखा है तो इसको नहीं लेना है। और ये तो टैक्स का पेमेंट है तो सप्लाई के ऊपर निकलता है, तो ये नहीं लेंगे। तो टोटल आउटपुट सप्लाई जोड़ दिए इतना, ये दोनों को छोड़ के आंसर आया 94। देख लीजिए आंसर दिया हुआ, आंसर 94 है। देख लीजिए सारा चीज उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, सिंपल सा लॉजिकली है। आउटपुट सप्लाई मतलब टाटा टोटल सप्लाई, एजेंटेड टैक्स माने एजेंटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, सारा प्रकार का सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई सब ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। Explain composite supply and mixed supply under GST with an example of each। ठीक है, मतलब composite supply और mixed supply के बारे में बोलो, खाली मैं लॉजिकली समझा दे रहा हूँ। composite supply मतलब वह सप्लाई जो नेचुरली बंडल है, मतलब एक सप्लाई दूसरे सप्लाई के बिना नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, आप चॉकलेट बेच रहे हो तो वो रैपर में डाल के ही दोगे। ठीक है, जैसे कोई फ्लाइट का टिकट बुक किया उसके साथ मील फैसिलिटी है, तो वो नेचुरली बंडल है, मतलब एक सप्लाई दूसरा सप्लाई के बिना नहीं हो सकता है। आप नया गाड़ी खरीदोगे तो 1 साल का इंश्योरेंस फ्री देता है लोग, तो वो देना ही पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल, और एक सप्लाई के द्वारा दूसरा सप्लाई नहीं हो सकता है। देखिए कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई ऑफ 2 और मोर गुड्स व्हिच आर नेचुरली बंडल लिख दीजिएगा बस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और कुछ नहीं लिखना। एग्जांपल हम 3 एग्जांपल दिए, आप लिख दीजिएगा। मिक्स सप्लाई मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल अलग अलग सप्लाई, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब अलग अलग सप्लाई हो सकता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स दिवाली में मिलता है ना, काजू किशमिश सब डाला हुआ, चॉकलेट डाला हुआ, ड्राई फ्रूट से एक पैक मिलता है, लेकिन वो अलग अलग भी दिया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई।
सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। याद रखिए ये नेचुरली बंडल होने का दरकार नहीं है। जो दिवाली गिफ्ट में जो हैम्पर देते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, वो एग्जाम्पल है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, कंटेंट स्टेट द कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ सप्लाई। देखिए जीएसटी में दो प्रकार का बिल इशू किया जाता है। जब आप माल बेचते हो ना, दो प्रकार का बिल इशू किया जाता है, ठीक है। एक होता है टैक्सेबल इनवॉइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई चीज को समझिए, बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है आपका। मैं एक तो फोटो दिखाता हूं बिल ऑफ सप्लाई की होगी तो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, कंटेंट देखिए, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या लगेगा ये देखिए। बोलता है बिल ऑफ सप्लाई, समझिए एक होता है टैक्सेबल इनवॉइस जिसमें जीएसटी आप ले रहे हो, जीएसटी का अमाउंट लिखा जाता है, लेकिन एक बिल ऑफ सप्लाई होता है जिसमें आप जीएसटी नहीं ले रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, आपसे जीएसटी नहीं लेती है, वो बिल ऑफ सप्लाई रेज करती है आपको। समझ में आया? अब देखिए कंटेंट क्या है, तो बिल का कंटेंट क्या है। लॉजिकली आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। देखिए क्या होना चाहिए, जो सेलर है और जो बायर है, दो आदमी होता है बिल के बीच में। कुछ भी माल बेच रहे दो आदमी होता है, एक सेलर और एक बायर। एकदम नाम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सेलर एंड बायर दोनों का आएगा बस। उसके बाद जीएसटी का कुछ भी होता है, सिंपल सा चीज है, डेट ऑफ इशू, जिस दिन डेट माल बिका हुआ आएगा। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर और बायर दोनों का आ जाएगा। डेट ऑफ इशू, जिस दिन बिल इशू किया वो भी आ जाएगा, और एचएसएन कोड, ये एक तो बेसिक और डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, आपने क्या माल बेचा। ये देखिए सिंपल सा चीज है, नाम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर सेलर बायर दोनों का आएगा। किस दिन माल बेचा उसका डेट लिखते हैं, अब क्या माल बेचे वो बिल में लिखते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं आया तो भी आदमी लिख सकता है इसको। देखिए क्या माल बेचे वो भी लिखे, तो जीएसटी का जो भी बिल होता है उसमें एचएसएन कोड लिखते ही है। अपने जो टैक्सेबल पर्सन रहता है वो एचएसएन कोड मेंशन करता ही है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, क्या माल बेचे, बस और सिग्नेचर करके दे देगा, काम खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन और है, बोलता है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन टैक्स इज लायबल टू बी पेड ऑन गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, समझे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है ना, जैसे सपोज जो माल आपसे खरीद रहा है वो जीएसटी लेगा, जीएसटी का बेनिफिट वो लेगा, इनपुट क्रेडिट आप नहीं ले सकते, वो लेगा। चीज को समझिए, बहुत सिंपल सा ये चीज है। तो एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं आपको, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रिसिपिएंट है सर्विस का उसको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए। जनरली क्या होता है, यदि आप रिवर्स चार्ज में नहीं हो, नॉर्मल मैकेनिज्म में हो, तो सप्लायर जो है आपको माल बेचेगा कस्टमर को, और कस्टमर से जीएसटी लेगा, और सप्लायर का जिम्मेदारी है जीएसटी को पे करने का। सप्लायर का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने का, लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है, रिसिपिएंट का जिम्मेदारी हो जाता है जीएसटी पे करने का। लेकिन अभी अपने को रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, तो सीधा सा टाइम ऑफ सप्लाई में इवेंट क्या क्या देखिए, द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द गुड्स, जिस दिन माल आपने रिसीव किया। दूसरा है विच एवर इज अर्लियर होगा, ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ द गुड, द डेट ऑफ द रिसीव, जिस दिन माल मैंने रिसीव किया। The date of payment is entered in the books of accounts of the recipient, जिस दिन पेमेंट entered हुआ, और the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice। इनवॉइस जहां से इशू किया वहां से 30 दिन, या जिस दिन बुक्स में एंट्री की मैंने, या जिस दिन माल रिसीव किया, whichever is earlier को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, बोलता है एबीसी कैटर सप्लाई आउटडोर कैटरिंग सर्विस टू कस्टमर बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब हम किसी से माल लेके आपको माल बेचते हैं, सीधा सा बात है। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो भैया एक दिन से माल लेके दूसरा को बेचा। तो एबीसी कैटर्स कितना में माल बेच रहा है, 2,10,000 प्लस 10-18% जीएसटी में वो माल बेच रहा है। तो कस्टमर से वो कितना ले रहा है, 2,10,000 पे 18% जीएसटी ले रहा है, मतलब 37,800 का वो जीएसटी ले रहा है। लेकिन जीएसटी ये हो गया आउटपुट सप्लाई, जो है आउटवर्ड सप्लाई। अब वो उसका इनवर्ड सप्लाई देखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट क्रेडिट तो मिलेगा, क्योंकि वो माल जब आप किसी से माल लेके भेजो तो डबल टैक्स तो नहीं दोगे। इनवर्ड सप्लाई क्या देखिए, वो 2 लाख में माल खरीद रहा है, 2 लाख पे 18% मतलब 36,000 रुपए का वो जीएसटी पेमेंट गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका है, ये इनपुट है।
इनपुट मतलब जो पेमेंट आप ऑलरेडी दे चुके और उसको देना कितना है, 2,10,000 पे 18% मतलब 37,800 उसको देना है, लेकिन वो 2,18,000 पे 18% दे चुका है, मतलब 36,000 दे सकता है, रिमेनिंग 1,800 उसको दे देना है। सिंपल सा सप्लाई, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, सीधा सा बात है, हम इंडिया के बाहर यदि माल बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, या कोई इंडिया से इंडिया के बाहर कोई सर्विस देते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। सीधा सा बात, इंपोर्ट मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं इंडिया में सर्विस दे रहा है या माल बेच रहा है, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एकदम लॉजिकली आप इसको जीएसटी में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए एक्सपोर्ट मीन्स सप्लायर मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, सप्लायर क्या होना चाहिए, लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, और रिसिपिएंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया। सीधा सा बात है, समझो। और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस कहाँ देगा, आउटसाइड इंडिया। बस 3 पॉइंट याद रखिएगा, आप लिख देंगे, फिर थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिएगा। Explain the circumstances under which e-bill is not required to be generated। 2 जगह e-bill जनरेटेड नहीं होता, लॉजिकली समझिए। एक जगह होता है कि वो सप्लाई छोटा लेवल का है, जैसे मोटर या बड़ा गाड़ी में या छोटा गाड़ी में सप्लाई नहीं हुआ हो। दूसरा कुछ एजेंटेड है, डिफेंस गुड्स हुआ या गुड्स कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट में यदि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है। देखिए पॉइंट से याद रखिए, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉन मोटर व्हीकल्स। यदि नॉन मोटर व्हीकल्स रहा तब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है कस्टमर, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो, ये सबसे। और 2-3 जो याद रखिएगा, सिंपल सा चीज है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो है कोच बाय डिफेंस की यदि कोई काम होगा तो यही सब है। 4-5 पॉइंट है, पॉइंट से याद रख लीजिएगा, इसमें एकदम लॉजिकल चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, देखिए तो क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बोलना चाहता है, इसमें सारा खेला डेट और रेट का है। देखिए बोलता है गुड्स वेयरहाउस में रखा गया, ठीक है, $5 लाख का गुड्स जो भी था, जो भी अमाउंट का वेयरहाउस में रखा गया, ठीक है। बोलता है वेयरहाउस में गुड्स को 3 महीना का देखिए परमिशन मिला है, रख सकते हैं। सीधा सा बात है, वेयरहाउस में गुड्स हम 90 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद रखेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, वो बात नहीं। मैटर चीज कैलकुलेशन देखिए, वेयरहाउस में गुड्स रखा गया, ठीक है। देखिए परमिट द डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन वेयरहाउस, 21 फरवरी को डिपॉजिट परमिशन मिला, लेकिन आप 3 महीना तक रख सकते हैं, माने 21 मई 2020 तक हम गुड्स वेयरहाउस में रख सकते हैं। लेकिन हम क्या कि 21 मई 2020 को भी वहां से अपना वेयरहाउस से गुड्स नहीं निकाले, गुड्स हम बाहर से लेके आए थे, गुड्स रखे और वेयरहाउस में 3 महीना तक गुड्स नहीं निकाले। हम गुड्स कब निकाले, 28 जून को, मतलब 21 मई से नेक्स्ट महीना का 28 तारीख को निकाले, तब तक मेरा वेयरहाउस में गुड्स पड़ा था। अब आपको बोलते हैं कि एसेसेबल वैल्यू निकालो। इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो रेट ऑफ ड्यूटी और एक्सचेंज रेट क्या होगा, ड्यूटी एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होगा। तो देखिए एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट होता है कि जिस दिन आपने इनटू बोल्ड बिल ऑफ एंट्री वाज प्रेजेंटेड, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आपका प्रेजेंट होगा उसी का एक्सचेंज रेट लेते हैं। तो देखिए बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड होगा 14 फरवरी 2020 को, तो 14 फरवरी 2020 को देखिए रेट कितना है, ₹72.30 एक्सचेंज रेट, इसको लिया जाएगा। और दूसरा है जो कस्टम ड्यूटी का रेट, कस्टम ड्यूटी का रेट उस दिन लेंगे जिस दिन आपका गुड्स वेयरहाउस से आपको क्लियर कर देना चाहिए। 2 आपने किया नहीं, बात अलग, लेकिन कर देना चाहिए था। तो परमिशन हमको कब तक का मिला था, 21 मई 2020 तक का मिला था। 21 मई 2020 तक का कस्टम ड्यूटी 12% है, 12% लगेगा। याद रखिए 2 चीज लेना पड़ता है, एक्सचेंज रेट, बिल ऑफ एंट्री का रेट और कस्टम ड्यूटी का रेट, जिस दिन हमको कस्टम से गुड्स क्लियर कर देना चाहिए, जब तक परमिशन हमको मिला है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ₹72.30 को लिया है 5 लाख पे, ये निकल गया। कस्टम ड्यूटी का रेट 12% इंटू 12% कर दिया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्वेश्चन में दिया था लेने के लिए, 10% इसीलिए ले लिया। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। देखिए व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड फॉर क्लेमिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री-एक्सपोर्ट। री-एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब होता है रिफंड ऑफ ड्यूटी, मतलब आपने इंपोर्ट करते समय ड्यूटी दिया होगा, उसी गुड्स को री-एक्सपोर्ट कर देंगे, आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा।
ठीक है। रिफंड ऑफ ड्यूटी को याद रखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक का सिंपल सा देखिए चार्ट को बताएंगे। शिपिंग बिल्स, एकदम बिल्स ऑफ एंट्री, ये याद रखिए। इंपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री का कॉपी, बिल्स ऑफ लैंडिंग का कॉपी, एयरवे बिल, ऐसे याद रखिएगा। 3 कॉपी चाहिए शिपिंग बिल्स का, बिल्स ऑफ एंट्री है, इनवॉइस बिल, एक्सपोर्ट बिल्स, समझे, और कॉपी ऑफ बिल्स ऑफ लैंडिंग, एक्सपोर्ट इनवॉइस। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, हो जाएगा। बस पॉइंट से याद रखें, कुछ उतना रट्टा नहीं मारना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। कंसेप्ट को खाली समझ लीजिए, आप लिख पाएंगे। कीवर्ड याद रखिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैट्यूट होल्डर। स्टैट्यूट होल्डर किसको बोलते हैं? सीधा सा बात है, जो आदमी, जो बिजनेसमैन इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, उसको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देता है, उसका कुछ टैक्स का रिलीफ दिया जाता है, उसको टैक्स का छूट दिया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो काम करता है, जो बिजनेसमैन काम करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूट होल्डर, याद रखिएगा। तो एक एग्जांपल दिया है, उसको आईईसी कोड लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए तो इंटरनेशनल माने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए एक तो क्वेश्चन दिया है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का, याद रखिएगा। इसको क्या बेनिफिट मिलता है कि इसका जो गुड्स है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कितना नहीं लगेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। कितना कर सकता है? रूल बनता है कि लास्ट 3 साल का जो एवरेज होगा उसका 2%। तो 3 साल का दिया हुआ है, आप 3 साल को प्लस, तीनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसका एवरेज आएगा, इंटू 2% निकालेंगे, तीनों डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2% करेंगे तो एक्स बेरिंग स्टैट्यूट होल्डर कैन एग्जेम्प्ट फ्री एक्सपोर्ट, उतना रुपया का गुड्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकता है। याद रखिएगा, स्टैट्यूट होल्डर को फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का परमिशन मिलता है क्योंकि वह इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूट होल्डर। आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, स्टेट द एडवांटेज ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी मतलब देखिए 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में होता है कि आपका टर्नओवर जो है 40 लाख तक क्रॉस नहीं किया, लेकिन हम अपने इच्छा से लेना चाह रहे हैं, तब आप ले सकते हैं। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है? जब आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है, ठीक है। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में और भी कुछ है, जैसे आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं, जो फॉरेन ट्रेड है, जो भी है, वो सब कंपलसरी में आ जाता है। अभी खाली आप जान लीजिए कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है। देखिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि लीगल रिकॉग्निशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कस्टमर, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है और आप भी ले सकते हैं, दोनों जन ले सकते हैं, ठीक है। और दे कैन मेक इंटरेस्टेड, बिना इंटरेस्टेड हम सप्लाई कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के, बस सिंपल सा चीज था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बोलता है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है। या देखिए जब स्टेट जीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट करता है तो स्टेट का बहुत खर्चा होता है और स्टेट को लॉस होता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो लग्जरी आइटम में एडिशनल टैक्स ले लेता है, उसी को बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन टैक्स। या देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए टू कंपनसेट द रेवेन्यू लॉस ऑक्योर्ड टू द स्टेट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन द कंट्री। समझे, जीएसटी को इम्प्लीमेंट के कारण जो लॉस हो रहा है कुछ उसको कंपनसेट करने के लिए लग्जरी आइटम पे, ठीक है, या टोबैको टाइप आइटम में वो एक्स्ट्रा सेस या टैक्स ले लेता है। जैसे किस पे लगता है? पान मसाला, सिगरेट, मोटर व्हीकल्स, ये सब में ले लेता है। अब देखिए प्योर एजेंट क्या होता है। प्योर एजेंट मतलब जो रिसिपिएंट के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। रिसिपिएंट के बिहाफ में माल लाएगा, माल बेचेगा, माल को स्टोर रखेगा, कुछ खर्चा करेगा आने जाने में, ठीक है, माल को होल्ड नहीं कर सकता है, तो उसको उसका कुछ पैसा का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। जितना खर्चा हुआ एक्चुअल, उसको एक्स्ट्रा कोई कमीशन नहीं ले सकता है, जितना खर्चा किया वो उतना का रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट। देखिए इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ एंड इंकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेदर इंटेंड टू होल्ड सच गुड्स, उसको होल्ड नहीं कर
सकता है, याद रखिएगा। और जितना खर्चा हुआ एक्चुअल उतना ही रिइंबर्समेंट लेगा और ज्यादा पैसा रिइंबर्समेंट नहीं कर सकता है। कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स, कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स मतलब गवर्नमेंट आपका गुड्स ले गया, अब वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो गया, उसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो गया तो गवर्नमेंट क्यों देगा टैक्स उसमें, ठीक है। द टर्म कॉन्फिगरेशन ऑफ गुड्स मींस द गुड्स बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन डील विद द गुड्स एज इट्स डिजायर। याद देखिए कॉन्फिगरेशन मतलब वही हो गया कि गुड्स गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से डील करेगा। एक तो क्वेश्चन है लास्ट है, बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड has been constituted to advise government to policy। ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, माने जैसे इम्प्रूव कैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करेगा, या रिव्यू करता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, रिव्यू करता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी रिव्यू करता है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। बाकी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन करा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा और एमसीक्यू वाला जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।